नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार के चुनाव में क्या जंगल राज मुद्दा बन पाएगा? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने तक जंगल राज की बात कही। समस्तीपुर की रैली में बाकायदा प्रधानमंत्री ने लालू के जंगल राज पे तंज कसा, तो वहीं तेजस्वी ने क्राइम और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। बावजूद इसके क्या तेजस्वी यादव जंगल राज के भंवर से बाहर निकल पाएंगे? दरअसल बीजेपी तेजस्वी के इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह बुन रही है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। अगर निकल गए तेजस्वी तो उनकी ये महारत कही जाएगी। आज की चर्चा के हमारे 4 सवाल हैं। क्या लालू का जंगल राज अब तेजस्वी उसके वारिस, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? महागठबंधन के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज बनेगा? क्या 90 के दशक का खौफ दिखाकर बीजेपी वोट हासिल कर पाएगी? और क्या बिहार चुनाव सुशासन वर्सेस जंगल राज के बीच होने जा रहा है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता; डॉक्टर संजय कुमार, जनता दल यूनाइटेड से; अजय पासवान साहब, कांग्रेस से; आरजू खान साहब, प्रवक्ता आरजेडी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो जंगल राज है, आपको लग रहा है कि इसको बार बार दोहराने से जनता उस दौर को याद करके वोट आपके पक्ष में डालेगी? आपको लगता है आपकी ये रणनीति आपके पक्ष में आएगी? देखिए, हमारी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। ये नियति से बिहार को बचने की हम कोशिश करते हैं कि जो नियति बिहार की बन चुकी थी, और ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जनरल बातें हैं। बिहार में हर व्यक्ति, ये कोई कागजी बातें नहीं है, ये भोगा हुआ यथार्थ है। आज से 20 साल पहले की पीढ़ी ने जिस यथार्थ को भोगा है, जो घटनाएं घटी हैं, जो बच्चियों का सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाता था, जो दिन दहाड़े गोलियों की धाएं धाएं हुआ करती थी, जहां अपराध ही सर चढ़कर बोलता था, उस दौर से बिहार को निकाल करके जो लाया गया है, वो एक दौर था जब न रानी सुरक्षित, न मेहतरानी सुरक्षित, न महारानी सुरक्षित, जब कोई सुरक्षित नहीं था। जब आईएएस बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास का सालों साल बलात्कार होता रहा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वर्डिक्ट दिया है। जब चीफ जस्टिस बसाक साहब ने गवर्नर को पत्र लिखा कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, जब कोर्ट ने कहा इट्स जंगल राज इन बिहार, हम उसी की बात कर रहे हैं। जब आप अभी प्रोमो चला रहे थे कि तेजस्वी जी, देखिए, पिता के हर पुण्य और पाप का भागी उसका पुत्र होता है, लेकिन प्रहलाद नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु का पुत्र। ये तो आप सही बात नहीं कह रहे। पिता के पुण्य और पाप का भागी बेटा कैसे होगा? भाई, हम अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध भी लिखते हैं ना। हम तो अपने जो जस करे है उस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन इसको पूरा कर लेने दीजिए। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। अगर हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद है, तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु की काली सूरी सारी करतूतों से अपने आप को किनारा कर लिया। तो मैं आपको वाल्मीकि जी का उदाहरण दे देता हूं। वाल्मीकि जी जब अपने परिवार के पास गए, उनके परिवार से उन्होंने पूछा, साहब आप मेरे अपने परिवार के पास इस कर्म में मेरे भागीदार बनेंगे? उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई, तभी तो रामायण की रचना हुई ना। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं भी आपके पक्ष में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं उसी बात को कंप्लीट कर देता हूं। वाल्मीकि के तब से निकला ये वरदान, भावना होनी चाहिए, मरा कहो या राम, और उंगली मार बुद्ध के सामने गए और सब कुछ छोड़ दिया। यही पर कैच है, यही पर रमेश जी कैच है। कहां कैच है? कि जब आप जो 17 साल के, 19 साल के, 23 साल के, 25 साल के होते हैं, और 68 भूखंड, 35 फ्लैट और डिफेंस कॉलोनी में मकान आपको लोग 16 साल से गिफ्ट करने लगते हैं, तो आप कहिए कि मैं अपने बाप के पाप की कमाई को लात मारता हूं और मैं समाज में जाता हूं, जिनकी प्रॉपर्टी है मेरे ऊपर, जो आय से अधिक के केस चल रहे हैं, जो डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम के केस चल रहे हैं, जो नौकरी के नाम पर जमीन मकान के चल, उनको लौटाता हूं और समाज के बीच में जाता हूं। मैं भी, धनंजय गिरी भी ताली बजाकर आपका स्वागत करेगा और कहेगा कि नहीं, बाप के पाप से अलग हो गया। आरजू खान साहब, बाप के पाप की कमाई भी खाएंगे। 1 मिनट, जो सवाल आपने किया था, उंगली मार ने सब छोड़ा, रत्नाकर ने सब छोड़ा, समाज ने जो सब छोड़ के खड़ा हुआ, सिद्धार्थ जब सब छोड़ के खड़ा हुए तो बुद्ध हो गए। यहाँ जब गांधी ने अपने कपड़े उतार दिए, सब छोड़ दिए, तो महात्मा हो गए। जब सब छोड़ के आप बाप के पाप को छोड़ के आएंगे, समाज आपको गले लगा लेगा। लेकिन जब तक बाप के पाप पर आप चलेंगे, तब तक समाज आप उसको पापी, उस घटना का, उस अपराधकरण का, उस जंगल राज का हिस्सा आपको मानेगा ही। ठीक है आरजू खान साहब, ऐसा लग रहा है कि क्या आप इस जंगल राज के भंवर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने अपनी तय रणनीति बना ली है कि हर मंच से
आपके 1990 से 2005 के कार्यकाल को जंगल राज के तौर पे दिखाना। जब लोगों के पास उपलब्धियां नहीं रहती है तो वो करते क्या हैं? वो अतीत में जाते हैं और अपना राजनीतिक जो बदनुमा, जो उनका चेहरा है ना, जो दागदार, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं जंगल राज। मैं कहता हूं कि बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जमीन खोदे जाते हैं और जमीन से स्केलेटन निकलते हैं, कंकाल निकलते हैं, लेकिन वो बच्ची डबल इंजन की सरकार में बरामद नहीं होती है। गया के अंदर होमगार्ड की भर्ती होती है, महिलाओं की, बच्चियों की होमगार्ड की भर्ती होती है। एक बच्ची बेहोश होती है, बेहोश होने के बाद उसको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। एम्बुलेंस के जो कर्मचारी, जो सरकारी होते हैं, वो 4 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। और एनसीआरबी का डेटा बताता है 2005 से 2023 तक का कि 27,000 महिलाएं जो कि 70 साल की अगर बुजुर्ग है तो उसके साथ और 7 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार होते हैं। ये इनका घिनौना चेहरा है जो कि आज के वक्त में है। ये इसको नहीं बता पाते हैं, ये नहीं बता पाते हैं कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 70,000 बिहारियों की मृत्यु हो चुकी आपके इस सुशासन बाबू के राज में। ये आप नहीं बता पाते हैं। 1 लाख लोगों के, बिहारियों के अपहरण हो चुके हैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, वो आप नहीं बता पाते। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है। तो आप करेंगे क्या? जंगल राज पे जाइएगा, नहीं, प्रशिक्षण फैलाइएगा? आरजू खान साहब, आरजू खान साहब, अंतर ये है कि 1990 से 2005 में जितने भी क्राइम होते थे, मैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े पे भी आऊंगा, मैं बिहार स्टेट रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो पे भी आऊंगा, लेकिन तब उन लोगों को सत्ता का सीधे संरक्षण प्राप्त था। अरे कोई अपराधी किसी का किडनैप कर सकता है क्या जब तक सत्ता का संरक्षण प्राप्त ना हो? ये किसी से बात छिपी है आरजू खान साहब। आप कैसे डिफेंड करेंगे 1990 से 2005 को? सत्ता संपोषित संरक्षित बिहार प्रदेश में कैसे अपराध होते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। आनंद मोहन को कानून में संशोधन करके निकाला जाता है। यह है सत्ता संरक्षित और सत्ता संपोषित अपराध। ये अनंत सिंह कौन है जी, जो 200 राउंड गोलियां चलाता है? आप जैसे मीडिया के लोग जाते हैं और उनसे बाइट देता है देश के संविधान, देश की ताकत बाबा भीमराव अंबेडकर की, कि वो जेल के सलाखों में 2 दिन के बाद अपने आप हैंडसअप करने जाता है। ये तो है सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित अपराध। बिहार प्रदेश में शराब बंद है। 3 लाख बच्चे बिहार सरकार के आंकड़ा से, जो कि डिलीवरी बॉय बनते हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। कहां है वो माफिया, जो शराब माफिया है? एक का भी नाम बता दीजिए। ठीक है, इनके पास हिम्मत। ठीक है, डॉक्टर धनंजय गिरी को आप जवाब देने दीजिए ना, आपको सुन लिया उन्होंने। डॉक्टर धनंजय गिरी, आपसे सवाल है सारे। आप कह रहे हैं कि साहब इनका जंगल राज था, वो कह रहे साहब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दे दीजिए, अपराध आपके उसमें भी कम नहीं था। पत्रकार महोदय, अभी तो मैंने पत्रकार महोदय शुरुआत की है। बिहार प्रदेश में नीट पेपर लीक होता है, बीपीएससी पेपर लीक में होता है, लेकिन उसके माफिया कोई पकड़े जाते हैं क्या? अरे बिहार प्रदेश में चूहा जो है हजारों लाख लीटर विदेशी शराब पीता है, ये बिहार प्रदेश के पुलिस के फाइलों में है। ये कौन सा सवाल का जवाब देंगे, जरा सा ये बताएंगे क्या? अरे बिहार प्रदेश की जनता जानती है कि ये बलात्कारी हैं, ये अपराधी हैं, इसीलिए 20 सालों से बैसाखी का सहारा बने। अभी मैं आपको एग्जांपल गिनाने लग जाऊं तो आरजू खान साहब, आरजू खान साहब, यही है जनता, आरजू खान साहब, कि आपको चंद्रेश्वर प्रसाद के 3 बेटों के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता क्या? ये भी सबको याद है। चंद्रेश्वर प्रसाद के 3 बेटों के साथ क्या हुआ ये पूरे बिहार को क्या, पूरे देश को पता है। हमको याद है, इसीलिए तो हम कहते हैं हुलास पांडे इनके दामाद या फूफा हैं। ये हुलास पांडे कौन है, पप्पू पांडे कौन है, आनंद मोहन कौन है, अनंत सिंह कौन है? ये क्या किसी मंदिर का? ठीक है, अभी डॉक्टर धनंजय गिरी आपको जवाब दे रहे। डॉक्टर धनंजय गिरी, चर्च का पादरी है? ये सवाल आज मैं करना चाहता हूं 2025। ठीक है, अभी डॉक्टर धनंजय गिरी जवाब दीजिए। ठीक है आरजू खान साहब। मुझे सबसे बड़ी बात है भट्ट साहब, मुझे शब्दों पर बड़ी आपत्ति है। अगर आपके बौखलाहट है या आप गिरी हुई भाषा के, गिरे हुए लोग हैं, गिरी हुई मानसिकता है, तो कौन किसका दामाद है, कौन किसका बेटी है, कौन किसका बेटा है, ये रिश्ते नाते घर में तय करते रहिएगा। गंदी ओछी हरकतें करनी है, गंदी भाषा बोलनी है तो विजय शाह को बोलना चाहिए था ना, विजय शाह डिस्कनेक्ट हो रहा हूं। समझा देनी चाहिए थी, विजय शाह जी को ये बात समझानी चाहिए थी ना। अपने समय में बोला करो, अपने समय में बोलिए। और मैं अगर आप गलत कुछ कहिएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। या भट्ट साहब आप एंकरिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं छोड़ देता हूं। नहीं बोलिए, if you are not able to do anchoring, if you are not able to do anchoring, please leave me। नहीं, जब मैं एंकर से मुखातिब हूं तो बीच में कोई पैनलिस्ट कैसे बोल रहा है? मैं एंकर से बात करूंगा ना। पैनलिस्ट आरोप लगाए, एंकर पूछेगा, एंकर को जवाब दूंगा मैं
मैं पैनलिस्ट को जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे साहब, वो भी तो आपसे बात कर सकते हैं ना, वो भी तो आपके। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि साहब सुनिए डॉक्टर धनंजय गिरी, हाँ प्लीज भट्ट साहब, गिरो तो उस झरने की तरह गिरो जो गिर करके अपना सौंदर्य रखो। इतना गिर जाओगे और गिरे हुए दल के प्रवक्ता हो तो गिरी हुई बातें ही करोगे, क्यों किसके रिश्ते किससे एक मिनट आरजू खान साहब, एक बार रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए, मैं आ रहा हूं। जिसमें देश के सबसे ज्यादा बलात्कारी और भ्रष्टाचारी, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने कहा, वो आपकी पार्टियों में है। आप आरजू खान साहब एक एक करके बात कर लेते हैं ना, आपने अपने बारे में बोला तब डॉक्टर धनंजय गिरी नहीं बोले, तो अभी आप भी सुन लीजिए, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास जाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर धनंजय गिरी आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। ठीक है आरजू खान साहब, अभी आपको रुकना होगा। देश के सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी। अरे सर, आप तो टेलीविजन में भी इतने आक्रोशित हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए आरजू खान साहब। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।